तो इस मूवी की शुरुआत होता है जब दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रही होती है। वक्त होता है 1944 और हमें दिखाया जाता है दो पायलट साउथ के एक आइलैंड पर क्रैश हो जाते हैं। दरअसल उनमें से एक यूएसए और दूसरा जापान की पायलट होता है। वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए वो दोनों दूसरे के ऊपर फायर करने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते एक खाई में जाके रुकते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर नीचे से दो बड़े बड़े हाथ उनके सामने आते हैं। वो हाथ होता है एक जियांट गोरिल्ला की। इसके बाद सीन शिफ्ट होके आता है सन 1973 में, जहाँ पर हमें एक आदमी विल और उसके असिस्टेंट ब्रूक को दिखाया जाता है। विल मोनार्क एजेंसी का हेड होता है जो कि दुनिया के बड़े बड़े मॉन्स्टर खोजने की काम करता है। उसके बाद विल यूएसए गवर्नमेंट की सैनिटर को जाके मिलता है और उन्हें एक आइलैंड की तस्वीर दिखाकर उन्हें कहता है ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आज तक इंसान ने कदम नहीं रखा है, मानो कि जैसे भगवान इसे बनाते हुए अधूरा छोड़ दिया है। अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो शायद हमें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उनके बातों के ऊपर सैनिटर यकीन नहीं करता है और वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में ब्रूक सैनिटर को कहता है अगले 3 दिन में ठीक ऐसा ही एक फुटेज रसिया के पास भी होगा, क्योंकि उनके सैटेलाइट भी 3 दिन में उस आइलैंड से होकर गुजरेगी और आप ये नहीं चाहेंगे कि जो हमारे पास होना चाहिए वो उनके हाथ लगे। इसके बाद सैनिटर उन्हें परमिशन दे देते हैं। विल कहता है हमें उस आइलैंड में जाने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट और आर्मी के कुछ सोल्जर चाहिए। सैनिटर उसकी भी परमिशन दे देते हैं। उसके बाद विल और ब्रूक एक आदमी के पास पहुंचते हैं जिसका नाम होता है जेम्स कॉनराड, जो कि एक सोल्जर मैन होता है और वो गुमनाम जगहों को ढूंढने में माहिर है। विल जेम्स को पैसे देकर उसे उस गुमनाम आइलैंड में जाने के लिए राजी करा लेता है। उसके बाद वो एक शिप में उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में पूरी टीम को कहा जाता है कि हम उस आइलैंड में घुसने के बाद हमारे सारे संपर्क टूट जाएंगे और ठीक 3 दिन के बाद उस आइलैंड के नॉर्थ किनारे पर एक रिफ्यूल टीम आएगी। हमें किसी भी तरह 3 दिन के अंदर उस एरिया में पहुंचना होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए उसी आइलैंड में फंस जाएंगे। उस गुमनाम आइलैंड में जाने के लिए उन्हें एक भयानक तूफान के अंदर से होकर गुजरना होगा, इसलिए वो वहाँ से हेलीकॉप्टर की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। वो आंधी बहुत ही खतरनाक था, उसके अंदर सारे पायलट अपने कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन बड़े ही मुश्किलों के बाद वो उस आंधी को पार कर लेते हैं और सभी हेलीकॉप्टर सेफली उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। वो वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो अपने सारे मशीनों को जमीन पर उतार देते हैं और चारों तरफ बम गिराने लगते हैं। दरअसल बम गिराने से जमीन वाइब्रेट होगी और वो उसकी रीडिंग लेंगे। वो देखते हैं कि वहाँ की जमीन पूरी तरीके से खोखली होती है। तभी अचानक सामने से एक पेड़ आके एक हेलीकॉप्टर को टकराता है, जिसके वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब सारे पायलट ऊपर देखते हैं तो उनके सामने खड़ा हुआ था एक जियांट गोरिल्ला, जो कि एक बिल्डिंग की साइज की होती है, और वो होता है कॉन्ग। वो लोग पहले इतने बड़ी चीज कभी नहीं देखे थे, इसलिए वो हैरान हो जाते हैं। कॉन्ग काफी एग्रेसिव लग रहा था और देखते ही देखते कॉन्ग सारे चॉपर्स को तोड़ देता है। कॉन्ग के इस हमले से लगभग सारे चॉपर क्रैश हो जाते हैं और बहुत सारे सोल्जर मारे भी जाते हैं और कुछ सोल्जर तो वहां से बहुत दूर गिरते हैं। कॉन्ग उनके सारे मशीनों को भी तबाह कर देता है। वहीं कर्नल गुस्से से लथपथ कॉन्ग को देख रहा होता है। वो मन ही मन डिसाइड करता है कि वो कॉन्ग को मार के जरूर इसका बदला लेगा। फिर कॉन्ग एक जोरदार दहाड़ के साथ वहां से चला जाता है। कॉन्ग के इस हमले की वजह से सारे लोग 2 टीम में बढ़ चुके थे, जहां पर एक तरफ कर्नल विल और कुछ सोल्जर, वहीं दूसरी तरफ जेम्स के साथ ब्रूक और 2 लड़की होते हैं, जिनमें से एक तो वहां पर फोटोग्राफी करने के लिए आई होती है। उसके बाद कर्नल विल के माथे पर बंदूक तान देता है और कहता है तुम्हें जो भी पता है मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर शूट कर दूंगा। विल कहता है आज से कई साल पहले ल्यूटन नाम के एक जहाज गायब हो गई थी, जिस पर हजारों लोगों के साथ मैं भी मौजूद था। वो जहाज अचानक पानी में गायब हो गई थी, सारे लोग मारे गए थे, लेकिन सिर्फ मैं ही बच गया था। पूरी दुनिया मानने लगी थी कि वो जहाज जंग के वजह से डूब गई थी, लेकिन वो सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है तो उसे एक बेरहम दानव ने डुबो दिया था। मैं 30 सालों से लोगों को ये बताने की कोशिश की है, लेकिन आज यहाँ पर आके पहुंच चुका हूँ और मैं जानबूझकर यहाँ पर बम गिराया था ताकि वो दानव बाहर आए। वो कहता है अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि हमें सबूत के साथ यहाँ से निकालो, ताकि हम फिर से पूरी आर्मी को लेके यहाँ पर दोबारा आ सके और इस दानव को मार देंगे, नहीं तो ये न जाने कब हमें ही मिटा देंगे। उसके बाद कर्नल को पता चलता है कि उसके और एक सोल्जर जिसका नाम चैप्समैन होता है, वो इस जंगल की वेस्ट की तरफ क्रॉस हुआ है और उसके पास बहुत सारे हथियार और बम मौजूद थे, जिसे वो आसानी से कॉन्ग को मार पाएंगे।
कॉर्नेल अपने पूरी टीम को लेकर वेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी ने हमला कर देती है जिसके बड़े बड़े टांगे होते हैं। कॉर्नेल और उसके साथी बहुत मुश्किलों के बाद उसे मार गिराते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपने टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अचानक नदी से एक जियांट आग निकाल के उनके रास्ते रोकने लगता है। जेम्स कहता है कोई फायरिंग नहीं करेगा और फिर वो आग उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। आगे जाके वो एक खंडर में पहुंचता है जहाँ पर वहाँ की कबीले वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे उन लोगों के बीच पूरी तरीके से फंस चुके थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, मार्लो। ये वही आदमी होता है जो कि मूवी के फर्स्ट में एक प्लेन के साथ क्रैश हुआ था। वो बताता है कि वो सन 1944 से यहाँ पर है और कबीले वाले बहुत ही शांत किस्म के होते हैं। ये कुछ नहीं करेंगे और ये लोग कभी बात भी नहीं करते। मार्लो उन्हें एक केव के अंदर ले जाता है जहाँ पर कोंग की तस्वीर लगा हुआ था। वो कहता है कोंग इनके लिए देवता है, लेकिन जेम्स कहता है कोंग तो एक दानव है, वो हमारे सारे चॉपर्स को क्रॉस कर दिया। लेकिन मार्लो कहता है नहीं, वो यहाँ की राजा है और वो एक अच्छा राजा है, सभी की मदद करता है। अगर तुम बिना किसी बात के उसके घर में घुस के बॉम्ब गिराओगे तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? वो तो यहाँ का रखवाला है। तभी मार्लो और एक तस्वीर को दिखाते हुए कहता है राक्षस तो ये है, ये चिपकली की तरह दिखने वाले जमीन के अंदर रहते हैं और मैं इन्हें खोपड़ी राक्षस बुलाता हूँ। इनमें से एक बड़ी राक्षस भी है, वो इतनी बड़ी है कि कोंग के पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर चुका है। वो सभी को खा जाएगा और कोंग अपने प्रजाति की आखिरी जीव है, लेकिन वो अभी छोटा है और ये बढ़ रहा है। वो बड़ी वाली राक्षस कोंग के वजह से आज तक बाहर नहीं आता है, नहीं तो इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जिंदा रह सकता। उसके बाद हमें चाप्समैन को दिखाया जाता है। वो एक नदी में अपने मुंह धो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है। हालांकि कोंग उसे नहीं देख पाता है, लेकिन चाप्समैन उसे देख वहीं पर छिप जाता है। कोंग पानी पीने के लिए नीचे बैठता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक ऑक्टोपस जो कि काफी बड़ी होती है कोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कोंग उसे भी मार के खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चाप्समैन रेडियो सिग्नल को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है और एक लकड़ी के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि वो कोई लकड़ी नहीं बल्कि वो एक क्रिएचर होता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे मारने के बदले वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर एक स्कॉलर आ चुका था और वो वहीं पर चाप्समैन को खा जाता है। जेम्स के टीम में एक लड़की होती है जो कि वहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए आई होती है। जब वो उस कबीले के बाहर जाती है तो देखती है एक वाइल्ड वुल्फ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ था जिसके वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। वो लड़की उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी वजन होता है। तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर को उठा देता है, जिससे वुल्फ वहाँ से चला जाता है। कोंग उस लड़की को कुछ नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जेम्स मार्लो को कहता है कि इस आइलैंड में नॉर्थ में हमारी रिफ्यूल टीम आएगी, हमें 3 दिन के अंदर वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन मार्लो कहता है वहाँ पर तुम 3 दिन में क्या 30 दिनों में भी नहीं पहुँच पाओगे और उस तरफ ये राक्षस भी रहते हैं। लेकिन मार्लो कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक जुगाड़ है। और उसके बाद वो उन्हें बोर्ड के पास ले जाता है जो कि वो खुद बनाया था और कहता है बस इसे थोड़ी सी रिपेयरिंग करने की जरूरत है। फिर अगले दिन वो उस बोर्ड से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी कॉर्नेल के साथ संपर्क जुड़ जाता है। वो कॉर्नेल को फ्लायर जलाने की कहते हैं। फिर वो कॉर्नेल को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेम्स कहता है हमें जल्द से जल्द उस एरिया में पहुँचना होगा। लेकिन कॉर्नेल कहता है नहीं, हम अभी घर नहीं जाएंगे, हम पहले चाप्समैन को ढूंढेंगे और फिर कोंग को मारेंगे और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। जेम्स पूछता है ये चाप्समैन कहाँ पर है? कॉर्नेल बताता है कि वो वेस्ट की तरफ है। ये सुनकर मार्लो कहता है नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अगर चाप्समैन वहाँ पर क्रॉस हुआ भी होगा तो अब तक वो जिंदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर उन सारे स्कॉलर का राज है और वो वहीं पर रहते हैं। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन कॉर्नेल उसके बात नहीं मानता है। फिर वो सारे लोग पश्चिम की तरफ जाने लगते हैं। उनके रास्ते में एक ग्रावयार्ड पड़ता है जहाँ पर 2 बड़े बड़े कंकाल पड़े हुए थे। दरअसल ये स्केलेटन कोंग के माँ और बाप की होता है जिनको वो राक्षस खा चुकी है। वो लोग उस ग्रावयार्ड के बीच से होके जाने लगते हैं। तभी उनके ऊपर एक स्कॉलर हमला कर देता है। वो उन सारे लोगों को मारने लगता है। ये वही स्कॉलर होता है जिसने चाप्समैन को खत्म किया होता है। मार्लो अपने तलवार के साथ उस राक्षस से भिड़ जाता है, लेकिन वो अकेला स्कॉलर सभी के ऊपर भारी पड़ता है। आखिरकार कॉर्नेल और उसकी टीम उसे आग में जला के मार डालते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाके उन्हें पता चलता है कि चाप्समैन अब नहीं रहा, तो जेम्स कॉर्नेल को कहता है अब यहाँ से लौट जाना ही ठीक होगा, नहीं तो हम भी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन कॉर्नेल उसके बात नहीं मानता है। वो कहता है मुझे कोंग से बदला
बदला चाहिए। हम चाप्समैन की हेलीकॉप्टर के पास जाएंगे और वहाँ से हथियार उठाएंगे। जेम्स कहता है आप अपने टीम के साथ वहाँ पर जा सकते हैं, मैं इन सारे सिविलियन के साथ बोट के पास पहुँचता हूँ। इसके बाद वो फिर से 2 टीम में बढ़ जाते हैं। जेम्स और उसकी लड़की एक ऊंची जगह से अपने जहाज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करता है और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि कोंग इनके साथ बात करना चाहता है। दूसरी तरफ कॉर्नेल अपने साथियों के साथ सारे माइन बिछा चुका था और वो वहाँ पर बॉम्ब फोड़ के कोंग को चुनौती देने लगता है। कोंग इस बात पर काफी गुस्सा होता है और वो कॉर्नेल को मारने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। वो उनके ऊपर हमला करने से पहले कॉर्नेल उसके ऊपर आग डाल देता है, जिसके वजह से कोंग बेहोश हो जाता है। वहाँ पर जेम्स की टीम भी पहुंच जाते हैं और कोंग को बचाने के लिए कॉर्नेल के ऊपर बंदूक तान देते हैं। कॉर्नेल के साथी भी उसे रॉन्ग बताते हैं। उनके बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से निकलता है वही बड़ी वाली राक्षस। वो साधारण स्कॉलर से काफी बड़ा होता है। ये देख सभी वहाँ से भाग जाते हैं सिवाय कर्नेल की। कोंग उस मॉन्स्टर को देख होश में आ जाता है और सबसे पहले कर्नेल को ही मार डालता है। वो मॉन्स्टर कोंग के ऊपर हमला कर देता है। कोंग कमजोर पड़ चुका था, इसलिए वो कोंग को आसानी से हरा देता है और इन सारे लोगों के पीछे पड़ जाता है उन्हें खाने के लिए। और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर वो सारे लोगों को खाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से कोंग आ जाता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। फिर शुरू होती है इस मूवी की सबसे आइकॉनिक और बेस्ट फाइट सीन। कोंग और उस मॉन्स्टर के बीच घमासान युद्ध होने लगता है। कभी कोंग उसे नीचे गिरा रहा होता है तो कभी मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा रहा होता है। उसी दौरान कोंग एक जंजीर में फंस जाता है। वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था, लेकिन ब्रूक उस जहाज से मॉन्स्टर के ऊपर फायर करने शुरू कर देता है। अब मॉन्स्टर कोंग को छोड़ के उसके पीछे पड़ जाता है और कोंग को खुद को निकालने में टाइम मिल जाता है। वो सारे चेन को तोड़ देता है और उस जहाज के ब्लेड से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। कोंग उस ब्लेड से मॉन्स्टर को मार गिराता है। कोंग उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वहाँ से चला जाता है और सारे लोग उस रिफ्यूल टीम तक पहुँच जाते हैं। इस हादसे को बहुत दिन बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि मार्लो अपने घर पर लौट चुका है और वो सारे मजे लेता है जो कि वो आइलैंड में मिस कर रहा होता है। वो अपने लाइफ में काफी खुश होता है और इसके साथ यहीं पर आके इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं इस मूवी की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। So guys, thanks to you once again for watching my video till the end.